हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका इंडिया और मिडिल ईस्ट रिलेशन पे है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट के साथ हमारा हिस्टोरिकल टाइज रहा है। अब जब हम सिल्क रोड की बात करें या ओल्ड सिल्क रोड के बारे में बात करें तो आपको वो दिखाता है कि कितना हिस्टोरिकल हमारा टाई है, हमारा ट्रेड टाई कितना पुराना है। जो पूरा इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में मल्टीपल प्लेयर्स हैं, मतलब कि सिया सुन्नी फैक्टर है, ईरान और सऊदी अरबिया का अलग कन्फ्लिक्ट है, इसराइल पैलेस्टाइन का अलग प्रॉब्लम है। तो पूरा जो एरिया है, एक तो रिसोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ऑयल है बहुत ज़्यादा, और साथ में कन्फ्लिक्ट्स और जो आपको अलग अलग जो स्ट्रेटजिक फैक्टर हैं वो दिखेगा। तो जो इंडिया और मिडिल ईस्ट रिलेशन है, इंडिया को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पहला तो यहाँ पे हमारे देश में खुद एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारा बहुत ज़्यादा डायस्पोरा या जो माइग्रेंट्स है वो बहुत जाते हैं मिडिल ईस्ट काम करने के लिए। दूसरा फैक्टर है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान नहीं चाहता इंडिया कभी भी मिडिल ईस्ट के साथ उसका रिलेशनशिप बेटर हो, लेकिन अलग अलग डायनामिक्स होते जाते हैं। जैसे कि तुर्की अभी चाहता है कि जो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है उसको हेड करे, और इसके कारण उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है विद सऊदी अरबिया। तो नए नए जो डायनामिक्स है उसको इंडिया एज अ बेनिफिट यूज़ कर सकता है, एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें कि पास्ट में अगर हम देखें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो रहा है मिडिल ईस्ट के साथ, लेकिन वो अब क्या हो रहा है कि हम जो एनर्जी सप्लाई के अलावा भी नए नए एरियाज़ में जा रहे हैं। जैसे I2U2 में हम सऊदी अरबिया से या UAE से के थ्रू जो नए नए एरियाज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर क्लाइमेट की तरफ भी मूव कर रहे हैं। प्रेजेंट में हम लुक वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि पहले हम जो अपना ये जो पूरा एरिया था इसको वैक्यूम में उतना ध्यान नहीं दिया हमने, लेकिन अब और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इसलिए हमने लुक वेस्ट पॉलिसी अपनाई है, ताकि जो 3 मेन एक्सेस है वहाँ पे जैसे अरब गल्फ कंट्री, इसराइल, ईरान, इन कंट्रीज़ के साथ हम अपना रिलेशनशिप मेंटेन करें। मतलब कि हम ईरान के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करें, सऊदी अरबिया के साथ भी मेंटेन करें, तो इसराइल के साथ भी रखें और पैलेस्टाइन का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से इंडिया एक बैलेंस मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या एरियाज़ है जहाँ पे इंडिया कोऑपरेट कर सकता है, तो वो है पहला तो जैसे इसराइल के साथ समझते हैं कि एक एक कंट्रीज़ के साथ क्या क्या कोऑपरेशन का एरिया है। जैसे इसराइल देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कंट्री है, उसके वो USA से भी बहुत क्लोज़ है, और इसराइल में पानी की बहुत कमी है, ठीक है, लेकिन तब भी वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो उनसे हम टेक्नोलॉजी रिलेटेड या डिफेंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं। तो आपका डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी रिलेशन, ये सारे एरियाज़ हैं। दूसरा कंट्रीज़ जो है कंसिडरेशन वो है ईरान। ईरान देखिए हमारे लिए कनेक्टिविटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं तो ईरान का जो चबार पोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में जैसे इन जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें भी ईरान है, चबार पोर्ट हो गया। तो इसलिए अगर हम पाकिस्तान को काउंटर करना चाहते हैं तो हमें ईरान को साथ में रखना पड़ेगा। हालांकि चाइना चाह रहा है कि ईरान को अपने साथ कर ले, उससे मतलब उसके एज एन एलाई अपने साथ रख ले, लेकिन इंडिया भी जानता है कि ईरान कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और डिस्पाइट कि USA ने इतना प्रेशर हम पे डाला, हमने जो तेल था वो ख़रीदना जारी रखा फ्रॉम ईरान, जबकि USA ने उस पर बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल्स लगा दिए थे, उस पर उसको रोकने के लिए कहा गया था। लेकिन हम है कि हम अपना ऑटोनॉमी मेंटेन करते हैं। हमने ईरान से भी तेल खरीदा, और हम रसिया के साथ भी हमारा जो ट्रेड टाइज है या एनर्जी या ऑयल मतलब गैस सप्लाई रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम रसिया से S-400 खरीद रहे हैं। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि इंडिया अपना ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखना चाहता है, और ईरान भी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। जो बाकी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जैसे इराक, UAE, सऊदी अरबिया, इसके भी मतलब कि हम एनर्जी रिलेशन तो है ही, ट्रेड रिलेशन तो है ही, लेकिन साथ में जो नए नए एरियाज़ हैं उस पर भी इनके साथ काम कर रहे हैं। और सऊदी अरबिया और UAE के साथ जैसे मैंने कहा I2U2 के थ्रू हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। सऊदी अरबिया आपको पता है कि एक जो हज है वहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया से भी जाते हैं, तो उनसे हम उस बारे में भी बात करते रहते हैं। और सऊदी अरबिया जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
जॉर्डन अगर हम कहें तो वहाँ से हमें मिलता है रॉक फॉस्फेट और पैलेस्टाइन से लिंकेज। साथ में जीसीसी कंट्रीज़ हैं जो कि अब रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि द पोटेंशियल डेंजर टू द रीजन। देखिए मतलब कोई भी देश, ठीक है, कोई भी अगर अच्छा देश है तो वो ये कभी नहीं मानेगा, मतलब कि उसे कभी ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि टेररिज्म को इस तरह से यूज़ किया जाए जैसे पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है अगेंस्ट इंडिया, उसके अगेंस्ट भी वॉइसेस उठ रहे हैं इन जीसीसी ऑल्सो, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें। तो वही है कि पाकिस्तान अगर गलत तरीके से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश करेगा तो ठीक है, वर्ल्ड ओवर टाइम लगेगा, लेकिन जो कंट्रीज़ हैं वो रियलाइज़ करेंगी कि पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वो कितना गलत है, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो या कश्मीर का में जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है। अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं विद लुक वेस्ट पॉलिसी, तो पहला तो है कि इजराइल्स इम्प्रूविंग स्टेटस विद द वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड में नॉट एंड्योर। देखिए इज़राइल का जो फैक्टर है बहुत, आपको पता है इज़राइल पैलेस्टाइन का इशू या इज़राइल अरब वर्ल्ड का इशू बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये कब तक सही रहेगा ये कहना मुश्किल है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू इज़राइल और अरब वर्ल्ड, ये एक चैलेंज होता है, कंस्ट्रेन होता है। दूसरा है कि इंडिया का जो एफर्ट इन सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट वो बहुत कम है। जब हम जितना चाइना इन्वेस्ट कर रहा है या चाइना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, तो उसके कंपैरिजन में तो हम कहीं नहीं है। तो और ये एक बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा है कि जो डायस्पोरा, जैसा मैंने कहा बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि इनकम के लिए वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो कोविड में देखा गया कि ऐसे जो माइग्रेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया, और जो हमारा डायस्पोरा है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना हमारा राइट है, हमारी ड्यूटी है। तो जो इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ पे वो उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसका ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो लोग वहाँ जाके काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उसके अलावा जो रीजनल कन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मल्टीपल, मतलब कि पावर, आपका कह सकते हो कि पावर ब्लॉक्स हैं, जैसे कि सऊदी ईरानियन राइवलरी, उसी तरह जो सऊदी अरबिया का बॉयकॉट एंड द यूएई, मतलब कि देखिए अलग अलग फैक्टर्स हैं यहाँ पे। आपको पता है पैलेस्टाइन में जो हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप है वो इजराइल पे अटैक करता है। तो अलग अलग पावर सेंटर है यहाँ पे, आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। एक तरफ शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है, एक तरफ सऊदी अरबिया और ईरान का कन्फ्लिक्ट है। तो मल्टीपल कन्फ्लिक्ट आपका इस छोटे से एरिया में आपको देखने को मिलेगा, और यही इंडिया के लिए कंस्ट्रेन का बात हो जाता है। अगर हम स्टेप्स देखें कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, तो देखिए पहले तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, मतलब कि सऊदी अरबिया विज़न 2030, मतलब देखिए इन सारे कंट्रीज़ के पास बहुत सारा सॉवरेन वेल्थ है, ठीक है, और इंडिया चाहता है उस सॉवरेन वेल्थ को यहाँ इन्वेस्ट करवाना, और इसलिए यहाँ जो कंट्रीज़ हैं इनको वो इनवाइट कर रहा है ताकि वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर ऑयल कंपनीज़ जो हैं जैसे कि एरमैको हो गया, एडियंसो हो गया, उनके साथ भी इंडिया अपने एंगेजमेंट को और ज़्यादा डीपर अप कर रहा है। साथ में हमने पैंडमिक में रिस्पॉन्स किया, मतलब देखिए इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी है, तो ये फैक्ट जो है मिडिल ईस्ट के लिए भी ट्रू है। और हमने जो भी सीखा कोविड के समय वो हमने एक्सचेंज किया इन कंट्रीज़ के साथ, हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन बनाने में हेल्प किया। तो इस तरह से हम जो जिन कंट्रीज़ को हेल्प चाहिए उनको हेल्प भी कर रहे हैं। उसी तरह अभी रिसेंटली हमने FTA साइन किया विथ UAE और रिवाइव किया FTA नेगोशिएशन। अगर हम आगे का बात करें कि इतना तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे मूव किया जाए, तो पहले तो जो कंट्रीज़ यहाँ पे एक्टिव हैं जैसे USA, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि US बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है पूरे रीजन में, उसके साथ उसके बहुत क्लोज लिंकेज है विद सऊदी अरबिया या इज़राइल, जबकि वो ईरान के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। तो जिनके साथ अच्छे रिलेशन है US का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू बेटर आवर रिलेशन टू। और इसी का एक प्राइम एग्जांपल है आपका I2U2। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब कि जब पेंडेमिक आया था तो हर तरह से हमने हेल्प किया, और ये हमारे सॉफ्ट पावर को दिखाता है, हमारे सॉफ्ट डिप्लोमेसी को दिखाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ईरान, सऊदी अरबिया और इज़राइल के साथ।
और साथ में हमें हमारा जो ऑयल है, मतलब कि जब भी ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो एक तरह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ज़रूरत है कि जो हमारा ऑयल सप्लाई है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने का, हमें इनर्जी का जो सप्लाई उसको और ज़्यादा रेजिलिएंट करने की ज़रूरत है। जैसे अभी रसिया वार हुआ, रसिया, तो उसमें देखा गया कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया। हम एक तरह से हमें झटका लगा ऑफ द ग्लोबल डिसरप्शन, तो वो देखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें और ज़्यादा कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है नए नए एरियाज़ में, जैसे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारा मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशन है वो मल्टी फेसेटेड है, बहुत मल्टीपल एंगल में है, और हमें इसको रियलाइज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और समझ में भी आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।